डिस्कस लास्ट जो टॉपिक था अपना वो था बच्चों 7 पॉइंट का डी वाला भाग। तो बच्चों 7 पॉइंट का डी वाले भाग में जो अपने बात की थी वो क्या की थी बच्चों कि बिंदु की वृत्त के सापेक्ष शक्ति। तो बच्चों बिंदु की वृत्त के सापेक्ष जो शक्ति आई थी वो आई थी अपने पास x1। ठीक है बच्चों, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बिंदु की वृत्त के सापेक्ष जो शक्ति है वो शक्ति है उस बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई के वर्ग देंगे। लेकिन बच्चों ये जो स्टेटमेंट होगा ना ये स्टेटमेंट तो 100% ट्रू नहीं है। क्यों? देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपने मैंने क्या बोला बच्चों, आगे अपन इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि बिंदु x1 y1 की शक्ति, बिंदु x1 y1 की शक्ति। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपसे क्या बोला कि एक स्टेटमेंट बुक में लिखा होता है, किताबों में, कई किताबों में बच्चों क्या लिखा होता है कि आपके पास ये वृत्त है, ठीक है, और वो आपको देगा कि बिंदु की शक्ति, बिंदु की शक्ति बिंदु से खींची गई, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको स्टेटमेंट देगा। पहले बच्चों मैं आपको क्या दे रहा है कि बिंदु की शक्ति, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु से वृत्त पर, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई के वर्ग के बराबर होती है। तो मेरे बच्चों आप जब ये स्टेटमेंट देखोगे तो मान लो मैंने तो बिंदु P अंदर ही ले लिया वृत्त के, तो वृत्त के जब अंदर बिंदु P लूंगा तो इसका मतलब क्या, क्या बिंदु अंदर से कोई स्पर्श रेखा खींचेगी क्या वृत्त पे? ऑब्वियसली बात है बच्चों, नहीं खींचेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जब बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेगी नहीं, तो इसका मतलब वृत्त के बिंदु की शक्ति जब बिंदु वृत्त के अंदर है तो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आती है ऋणात्मक आती है। कैसे आती है? ऋणात्मक। तो इसका मतलब ये 100% ट्रू नहीं है। ये केवल किसके लिए ट्रू है? जब वो बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है। तो बिंदु P जब वृत्त के बाहर स्थित है तो इस वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अपन जानते हैं क्या होती है बच्चों, √x1। कल अपन ने बात कर ली बच्चों, ठीक है। तो ये √x1, तो शक्ति क्या रहेगी? शक्ति रहेगी √x1 का होल स्क्वायर यानी P बराबर x1। सिंपल। और बच्चों देखो कल अपन ने ये चीज तो ऐसे डिस्कस कर लिया था। इस बिंदु P से यहां मैंने जीवा खींची और ये जो जीवा के एक्सट्रीम पॉइंट है ये है A और B। तो इनके शीर्षों पर जो बिंदु स्थित है उन बिंदुओं से इस बिंदु की दूरियों का गुणनफल भी सदैव क्या होता है? नहीं है। तो बच्चों जैसे देखो धीरे धीरे अपन A को इधर लेके गए, B को इधर लेके गए, तो ये P A T में जाएगा, B T में जाएगा, तो PT तो कितना जाएगा बच्चों? PT स्क्वायर। और ये PT स्क्वायर ये कितना है बच्चों? x1। तो बच्चों समझ में आया? ये तो था जब बिंदु P वृत्त के बाहर है, लेकिन बिंदु P वृत्त के अंदर है तब अपन क्या करेंगे? तब देखो बच्चों बिंदु P जब वृत्त के अंदर स्थित है तो ये जो बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है तो यहाँ से जब अपन जीवा खींचेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आएंगे। और कल बच्चों अपन ने एक R में द्विघात समीकरण बनाया था। प्यारे बच्चों कल अपन ने R में एक द्विघात समीकरण बनाया था और वो R में द्विघात समीकरण को हल करने पे R के दो मान आएंगे, एक R1 इधर और एक R2 इधर। ठीक है बच्चों, और जब ये R1 R2 का अपन ने गुणनफल किया था तो अपने पास यानी मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बच्चों अपने पास क्या आएगा?
x1 आ गया था यहाँ पे, अरे आया था ना मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, अब ये जो r1 r2 का जो गुणनफल आएगा ये कैसा आएगा यहाँ पे बच्चों, ये जो आएगा ये प्यारे बच्चों नेगेटिव आएगा। बच्चों कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो बच्चों जब ये नेगेटिव आएगा यानी ये x1 कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बच्चों जब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो अपन यदि मान लो अपन ये करेंगे pt स्क्वायर बराबर रूट x1 वाला सूत्र लगाएंगे, तो रूट के अंदर नेगेटिव बच्चों नॉट अलाउ। तो जब नॉट अलाउ है इसका मतलब ये आपसे क्या कह रहा है कि आप इसको इस तरीके से नहीं निकाल सकते। यानी जब बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित होगा तो आप बिंदु P से वृत्त पे स्पर्शरेखा खींच ही नहीं सकते। क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि इसका रूट x1 आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया आपको, मैं आपसे क्या कह रहा हूं समझाना चाहता हूँ। तो बिंदु की शक्ति जब बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है तो धनात्मक होती है, जब वो वृत्त पर स्थित होती है तो 0 होती है, और जब वो बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित होता है तो प्यारे बच्चों वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्यारे बच्चों। तो अब अपन पढ़ेंगे, सॉरी बच्चों ये जी पॉइंट था, अब अपन पढ़ेंगे ई पॉइंट। ठीक है बच्चों, 7 टाइप के क्वेश्चन का अब अपन ई टाइप वाला पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ई में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आया आपसे। चलो जैसे मैं क्वेश्चन कराया तो आपको डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बच्चों अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 5 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु -2,3 की शक्ति होगी। ठीक है बच्चों, ये अपन से बोला गया। तो बच्चों क्वेश्चन में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपसे बोला गया है कि इस वृत्त के सापेक्ष इस बिंदु की शक्ति क्या होगी। तो देखो बच्चों तो मेरे प्यारे बच्चों ये अपने पास है वृत्त और वो है अपने पास बिंदु। जैसे ही शक्ति की बात हो तो आप तुरंत ही क्लिक करोगे कि हमने R1 R2 कुछ ऐसा पढ़ा था, मूलों का गुणनफल। आप कैसे याद रखोगे कि हमने एक R में द्विघात समीकरण बनाया था और उस R के मूलों का और उस द्विघात के मूलों का गुणनफल जो अपने पास आया था बच्चों वो आया था अपने पास x1 और ये कहलाती है इसकी शक्ति। तो प्यारे बच्चों x1 क्या होती है, x1 के लिए सबसे पहले बच्चों तुमको x डिफाइन करना होता है। बच्चों क्या डिफाइन करना होता है, x। तो इतनी बड़ी समीकरण को मैं कैसे लिखता हूँ, x बराबर 0। तो x बच्चों क्या आ गया, x यहाँ पे ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो x का मान कितना आया, x का मान आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 5। बच्चों यही है। अब अपन को क्या करना है बच्चों, x1 निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपन को जब x1 निकालना है तो x1 मतलब x1 क्या होता है, x की x1 y1 के सापेक्ष मान। तो यानी x की जगह अपन क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे माइनस के 2 और y की जगह रखेंगे 3। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस के 8 प्लस के 18 माइनस के 5 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, ये वृत्त के बाहर स्थित होगा ये बिंदु और पावर कितनी आ गई इसकी। तो आप याद कर सकते हो बच्चों कि 3 और बच्चों ये हो गए 9 4 13 3 16 और 18 34 इज द आंसर। तो बच्चों समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं आगे। पंछी बनूं उड़ता फिरूं नील गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ओ तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे ई पॉइंट। तो बच्चों ई पॉइंट जो है अपना ई पॉइंट, ये ई पॉइंट क्या है बच्चों, आपसे बोला जाएगा कि
बिंदु x1, y1 से वृत्त पर खींची गई सॉरी बच्चों बिंदु से ना, चलिए इस बिंदु अपन से बोलेगा बिंदु नहीं देंगे, अपन ऐसे बोलेंगे बिंदु, वह बिंदु का बिंदु पर, वह बिंदु का बिंदु पर, वह बिंदु का बिंदु पर जिससे वृत्त पर खींची गई, देखो अपन की पॉइंट बनाएंगे, ये क्वेश्चन ही बन रहा है बच्चों ये, और ज्योमेट्री से ही अपन इसको हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वह बिंदु का बिंदु पर जिससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण सदैव नियत यानी थीटा रहे। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बन रहा है, और इसी क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं डायरेक्टर सर्किल। बच्चों डायरेक्टर अपने स्कूल वाला नहीं, ठीक है बच्चों, ये वृत्त वाला, उस डायरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों नियामक वृत्त, ठीक है बच्चों। तो वो इसी का एक पार्ट है। तो पहले अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चों, लैंग्वेज क्या है, वह बिंदु का बिंदु पर। तो बच्चों देखो बिंदु, अपन को जब बिंदु पथ निकालना होता है, बिंदु पथ किसका निकालना होता है, ऐसे बिंदु जो क्या हो, गतिमान हो, और गतिमान किसके अकॉर्डिंग गतिमान हो, किस दिशा में गतिमान हो, कैसे गति होना चाहिए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस प्रकार पूछा है। तो बच्चों जैसे अपन को किसी बिंदु का बिंदु पथ पूछा है एग्जाम में, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन कोई भी बिंदु P, एक मान लेते माना बिंदु P चालित बिंदु है जिसके निर्देशांक h, के मान लो। अब इस बिंदु को मुझे चलाना है, तो कैसे चलाऊंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है प्यारे बच्चों। और जब मैं उसको चलाऊंगा तो ऐसे चलाता जाऊंगा, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलाऊंगा, और चलाने के बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, एक पॉइंट पे उसकी फोटो खींच लूंगा, ठीक है बच्चों। और एक पॉइंट पे फोटो खींच के और एच के का एक समीकरण बनाऊंगा, जो एच के अपने मान दो बिंदु P, उसका एक समीकरण बनाना है, और उस समीकरण में अपन क्या करेंगे बच्चों, वो h और k को x और y से रिप्लेस करेंगे, बना लेंगे समीकरण बना लेंगे। ओके बच्चों कोई नहीं, देखो ऊपर से गए हो वापस समझो क्या है। देखो बच्चों आपने से वह बिंदु का बिंदु पथ पूछा है, तो वह बिंदु का बिंदु पथ पूछा है, तो सबसे पहले अपने बिंदु को मान लिया P और इस वजह से मान लिया h, k, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया, कोई नहीं। अब देखो बच्चों, अब अपन को क्या क्वेश्चन दे रहा है, जिससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। बच्चों जैसे ही वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची, इसका मतलब वृत्त बिंदु P या तो वृत्त पर स्थित होगा या वृत्त के बाहर स्थित होगा, ठीक है बच्चों। वृत्त पर स्थित होगा तो यदि वो बिंदु P वृत्त पर स्थित होगा, मान अपन ने यहां स्थित कर दिया, तो फिर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, तो बच्चों इस बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा खींचेगी, तो कोण कहां से बनेगा, इसका मतलब अपन को समझ में आ रहा है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कह रहा है वो, कि बिंदु P कहां पे है, वृत्त के बाहर स्थित है। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों कई बच्चे के मन में डाउट ऐसा रहेगा कि बिंदु P वृत्त के अंदर भी हो सकता है, आ रहा है बच्चों, आ रहा है क्या, ये क्या आ रहा है, मतलब कि ये बिंदु P है वृत्त के अंदर भी हो सकता है क्या, अरे अंदर होगा तो स्पर्श रेखा कहां से खींचेगी, तो बच्चों समझ में आया ये चीज। अब देखो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये बिंदु P अपन ने h, के कंसीडर कर लिया। अब यहां से बिंदु P से अपन को क्या करना है बच्चों, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये मैंने स्पर्श रेखा खींची, एक ये खींच गई और एक स्पर्श रेखा बच्चों ये खींच गई। इसका मैंने यहाँ पे नाम दिया T1, इसका मैंने यहाँ पे नाम दिया T2, और
स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण, बच्चों ये जो कोण है ये क्या है, थीटा, और सदैव क्या रहता है, ये नियत, ये इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो बच्चों एक फोटो है ये तो एक समय की फोटो है। अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को क्या करना पड़ेगा बच्चों, को चलाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और जब बिंदु P को ऐसे चलाएंगे कि मान लो बिंदु P जब यहाँ आया, तो इस बिंदु P से जब एक बार और स्पर्श रेखा अपन खींचेंगे यहाँ पे वृत्त पे, तो इनके बीच का कोण भी हमेशा क्या रहना चाहिए, थीटा ही रहना चाहिए, ऐसा इसमें बोला है। तो बच्चों जब अपन ऐसे करते चले जाएंगे तो अपन पाएंगे कि एक क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वृत्त। बच्चों एक अपने पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वृत्त बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके बच्चों, अब देखो ये एक सेकेंडरी वृत्त बन गया। अब हमको इसका क्या निकालना है, बिंदु पद निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन ये देखेंगे कि जो आपको जिससे वृत्त पर, अभी जो वृत्त है ना, इस वृत्त का आपको समीकरण दिया होगा बच्चों, x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, x बराबर 0 से आप केंद्र भी निकाल सकते हो और आप उसकी क्या निकाल सकते हो बच्चों, त्रिज्या भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, समीकरण से, अरे बच्चों व्यापक रूप में समीकरण दिया हुआ है तो उसका केंद्र और त्रिज्या निकालना तो सिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो अब ये अपने पास आ गया केंद्र और इसका समीकरण था x बराबर 0। तो x बराबर 0 जब इसका समीकरण था तो इसका केंद्र कितना हो गया, -g - f, और इसकी त्रिज्या अपन ने कितनी मानी बच्चों, r। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन को इसका क्या निकालना है, इस वाले वृत्त का क्या निकालना है, अपन को इस वाले वृत्त का समीकरण निकालना है, इसका समीकरण अपन को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से अपन क्या करेंगे बच्चों, ये अपने पास ये इसकी क्या हो गई बच्चों, रेडियस हो गई। बच्चों इसकी जो रेडियस होगी तो h को हम के पर निमाना, और ये हमें ये अपने पास केंद्र है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी OP। बच्चों OP डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र। तो OP बराबर कितना जाएगा प्यारे बच्चों, तो OP बराबर हो जाएगा रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा x + g का होल स्क्वायर प्लस y + f का होल स्क्वायर, यही होगा बच्चों OP। ठीक है बच्चों, त्रिज्या। अब देखो बच्चों इस वाले वृत्त का जो केंद्र होगा, इस वाले वृत्त का जो इस वाले वृत्त का जो समीकरण होगा, इस वाले वृत्त का समीकरण पहले था x + g का होल स्क्वायर प्लस y + f का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। पहले यही था बच्चों, इस वाले वृत्त का समीकरण ऐसे ही था, जिसकी त्रिज्या दे रखी, केंद्र दे रखा, तो समीकरण ये बन गया। अच्छा कई बच्चों के मन में डाउट होता है, अरे सर x बराबर 0 तो व्यापक रूप में समीकरण होता है, तो ये तो व्यापक रूप में समीकरण नहीं है। अरे इसको बना लो बच्चों, व्यापक रूप में जो समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, इसको मैं ये वाला रूप बना सकता हूँ बच्चों। कैसे बना सकता हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग लगा के। अरे बच्चों ये तो आपको समझाया, यानी x² 2x ये रखना, फिर g के गुणा x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ना और घटाना, ये चीज नहीं सिखाया बच्चों आपको, तो आप इससे ऐसे कर सकते हो। तो ये तो क्या था, जो अपन को दिया हुआ है पहले से x + g। ठीक है बच्चों, अब अपने पास आ क्या गया, अपने पास आया बच्चों ये OP बराबर, तो देखो बच्चों यहाँ अपने पास क्या है, OP बराबर रूट, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा OP² बराबर x + g का होल स्क्वायर प्लस y + f का होल स्क्वायर। बच्चों ये आया अपने पास OP² बराबर x + g का होल स्क्वायर प्लस y + f का होल स्क्वायर। सॉरी बच्चों जे गलती हो गई, जे h है और ये k है, ये h है और ये k है। ठीक है बच्चों, ये अपने पास आ गया OP² बराबर h + g का होल स्क्वायर प्लस k + f का होल स्क्वायर। और ये जो येलो में आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है पहले, जिससे वृत्त पर यानी पहले वाला जो वृत्त है उसका समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो ये सकल का है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखना अपन क्या करेंगे कि ये जो OP है, इस OP को मैं ये वाले R में रिलेशन लाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, इस OP का रिलेशन इस R में मैं लाना चाहता हूँ, तो कैसे लेके आएंगे बच्चों, तो देखो या ये जो R है तो ये भी बच्चों क्या होगा, ये भी R होगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा बाई 2। तो बच्चों देखो ये थीटा बाई 2, ये आर, तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी की डिस्टेंस हो जाएगी ओपी बराबर आर कोसेक थीटा बाई 2। तो बच्चों ये हो जाएगा। तो अपन ओपी की जगह रख देंगे, ओपी की जगह रखेंगे अपन क्या है बच्चों, आर, पहले इसको लिख देते हैं एच प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर ओपी की जगह रखेंगे आर कोसेक थीटा बाई 2, आर कोसेक थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये अपने पास आ गया क्या, एच के का बिंदु पद। और जब ये बिंदु पद आया तो अपन ने देखा कि ये समीकरण तो वृत्त का समीकरण है। अरे देखो बच्चों ये किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। और अपन ने ऐसे भी देख लिया कि बिंदु P से जो बिंदु पद बन रहा है, बिंदु P की सहायता से जो बिंदु पद बन रहा है उस बिंदु पद का समीकरण भी क्या है, मतलब वो बिंदु पद भी कैसा दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, और उसका समीकरण भी कैसा है, वृत्त जैसा ही है। तो बच्चों अपन इस प्रकार देखो बच्चों, तो इसको आप एक बार नोट डाउन करना बच्चों, मैं इसको अगेन एक बार और रिपीट कर देता हूँ स्पीडली। तो बच्चों देखो अपन ने बिंदु पद निकाला, कैसे अपन करते हैं कि ये अपने पास था एक वृत्त जो कि आपको दिया हुआ था x बराबर 0 की शक्ल में। तो x बराबर 0 की शक्ल में मैंने इसको x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर ऐसे भी मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत हो नहीं बच्चों, ऐसे ले सकते हैं अपन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो तो इसका मतलब ये तो हो गया इसका माइनस जी और माइनस एफ केंद्र, और ये हो गया इसकी त्रिज्या। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि एक बिंदु P चलित बिंदु है h, k। इस h, k का मुझे बिंदु पद निकालना है। कैसा बिंदु पद कि इस बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण हमेशा क्या रहे, नियत रहे। तो उसके लिए प्यारे बच्चों अपन ने क्या करा, इस बिंदु P को चलाया तो देखा कि वृत्त बन गया। अब ये तो अपन ने ऐसे देखा वृत्त बना, अपन समीकरण से देखेंगे कि ये समीकरण वृत्त का है कि नहीं है। उसके लिए बच्चों अपन ये P से O, ये जो OP है इसकी देखो दूरी निकालेंगे, यानी OP स्क्वायर, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला OP स्क्वायर बराबर h प्लस g का होल स्क्वायर प्लस k प्लस f का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब ये जो OP स्क्वायर है इसको मैं इस r से रिलेट कर देता हूँ। तो बच्चों ये थीटा तो आपको दिया हुआ है, नियत है, तो ये कितना होगा थीटा बाई 2, ये आपको दिया हुआ है थीटा बाई 2 नियत होगा हमेशा। तो OP बराबर, तो OP की दूरी कितनी जाएगी बच्चों r, ये देखो बच्चों कर्ण हो गया, और ये अपने पास हो गया लंब। ठीक है बच्चों, तो लंब बटे कर्ण sin थीटा, तो उसको उल्टा कर देंगे तो cosec थीटा बाई 2। तो OP बराबर हो जाएगा बच्चों r cosec थीटा बाई 2। तो OP की वैल्यू रख देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा r cosec थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर h प्लस g का होल स्क्वायर प्लस k प्लस f का होल स्क्वायर। तो ये बन गया अपने पास क्या, बिंदु पथ। तो ये बिंदु पथ किसका है बच्चों, वृत्त का है। देखो पहले अपने पास वृत्त ये था, अब अपने पास वृत्त ये आया। इस पहले की त्रिज्या r थी, अब की त्रिज्या कितनी हो गई cos थीटा बाई 2 गुणा, नहीं समझ में आया बच्चों। तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास सेकेंडरी वृत्त, यानी ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो बच्चों समान हो और त्रिज्या अलग हो, सेकेंद्रीय वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो मेरे बच्चों इसमें अपन पढ़ेंगे केस, कौन सा वाला केस, नियामक वृत्त। नियामक वृत्त क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी के अंदर देखो नियामक वृत्त, नियामक वृत्त जिसे अपन बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल। तो बच्चों नियामक वृत्त क्या होगा, तो नियामक वृत्त जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि जो ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण सदैव 90 डिग्री हो, यानी वो परस्पर लंबवत हो। ठीक है बच्चों, तो वो कहलाते हैं अपने पास, तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है क्या, नियामक वृत्त। तो एक तो ये हो गया अपने पास, एक इस पर ये हो गया, और इनके बीच में एंगल हमेशा कितना हो 90 डिग्री हो बच्चों, हमेशा एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो ऐसा जो वृत्त बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्टर
डायरेक्टर सर्किल। तो बच्चों देखो 90 है तो इसका थीटा बाई 2 कितना हो गया 45, यानी ये एंगल कितना हो गया 45। तो क्या आएगा मेरे पास इसका इक्वेशन h प्लस g का होल स्क्वायर प्लस k प्लस f का होल स्क्वायर बराबर r। r क्या है बच्चों, पहले वाले वृत्त जो वृत्त दिया हुआ है ना अपन को, उस वृत्त की त्रिज्या कोसेक 45। तो कोसेक 45 की वैल्यू जो बच्चों कितनी होती है, वो होती है √2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पहले बच्चों नियामक वृत्त क्या होता है कि मतलब नियामक वृत्त क्या होता है, दिए गए वृत्त का नियामक वृत्त। ठीक है बच्चों, तो जो आपको दिया गया वृत्त है, यदि उस दिए गए वृत्त का केंद्र, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र दिए गए वृत्त के केंद्र के बराबर हो और उसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या के √2 गुना हो, √2 गुना हो, तो ऐसा वृत्त क्या कहलाता है, नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्किल। ठीक है बच्चों, तो अपने पास जो 7 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 7 टाइप का जो क्वेश्चन था सर्किल का ज्योमेट्री रूप से, उसका F वाला पॉइंट अपन ने क्लियर किया, E वाला। अब अपन करेंगे बच्चों F वाला, और अब जो अपन पढ़ेंगे बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों इस सजेशन में डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल क्या हो गया, दिए ऐसा वृत्त जिसका केंद्र दिए गए वृत्त के समान हो तथा तो उसकी त्रिज्या √2 गुना हो, क्या कहलाता है, वो नियामक वृत्त कहलाता है, डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। जब हम तो देखो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे F1 के पढ़ेंगे बच्चों अपन स्पर्शी युग्म। बच्चों ये देखो स्पर्शी युग्म, स्पर्शी जीवा, कोड ऑफ कांटेक्ट जिसे अपन बोलते हैं, स्पर्शी जीवा। ठीक है बच्चों, स्पर्शी युग्म, स्पर्शी जीवा व इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसमें बहुत चीज अपन कवर करेंगे, स्पर्शी युग्म, स्पर्शी जीवा व इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्योमेट्री रूप से। देखो बच्चों स्पर्शी युग्म, स्पर्शी जीवा क्या होती है, पहली चीज ये समझना कि एक आपके पास वृत्त है और इस वृत्त का आपको समीकरण दिया हुआ है x बराबर 0। बच्चों जैसे ही आपको वृत्त का समीकरण x बराबर 0 दिया हुआ है तो आपको वृत्त का केंद्र मालूम चल जाएगा -g - f, और आपको वृत्त की त्रिज्या आपको गिवन होगी। ठीक है बच्चों, ये देखो अब आपको एक बिंदु दिया हुआ है, ये आपको बिंदु P x1, y1 ये आपको दिया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बिंदु P आपको दिया होगा। अब आपसे बोला है बच्चों कि इस बिंदु P, आपसे बोला गया बताओ इस बिंदु P से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों, कैसे कि आपने बिंदु P से और वृत्त पे क्या करा बच्चों, स्पर्श खींची, ये रेखा आपने स्पर्श रेखा। तो एक तो यहाँ पे खींची T1 और एक बिंदु इसको आपने नाम दिया T2, यानी वृत्त पे स्थित दो बिंदु T1 T2 से वृत्त की क्या गुजर रही है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा गुजरती है। ठीक है बच्चों, तो ये PT1 PT2, तो बच्चों यहाँ पे जो PT1 और PT2 ये तो कहलाएंगे PT1 एंड PT2, ये तो कहलाएंगे स्पर्शी युग्म। बच्चों ये क्या कहलाएंगे, स्पर्शी युग्म। और बच्चों PT1 सिंगल, PT1 ये जो कहलाएगा PT1 ये भी स्पर्श रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा, और PT2 भी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। लेकिन दोनों को मिला के बोलेंगे तो वो कहलाएगा स्पर्शी युग्म। कैसे इसका समीकरण निकालते हैं वो भी अपन बच्चों आगे के मॉड्यूल्स में बात करेंगे, इसके जस्ट 8वें पॉइंट में। ठीक है बच्चों, तो पहले ये चीज समझना है, ये चीज समझना है, जो PT1 और PT2 को अलग अलग बोलेंगे तो स्पर्श रेखा, मिला के बोलेंगे तो स्पर्शी युग्म। फिर बच्चों T1 और T2 को मिलाने वाली जो रेखा है T1 और T2, ये जो बच्चों T1 T2 है ये बिंदु P की स्पर्शी जीवा कहलाती है, बिंदु P के सापेक्ष, बिंदु P के सापेक्ष
बिंदु P के सापेक्ष स्पर्शी जीवा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये T1 T2 क्या है, T1 T2 है बिंदु P के सापेक्ष स्पर्शी जीवा। ठीक है बच्चों, PT1 एंड PT2 का है स्पर्शी युग्म, PT1 और PT2 को अलग अलग बोलेंगे तो स्पर्शी देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज समझ आई। ओके, अब देखो बच्चों, इसको केंद्र को नाम दिया अपन ने O। तो अब बच्चों देखो, आप ये बताना मुझे कि O से और ये T1 को अपन जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये त्रिज्या हो गई और ये इसके क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर, ये इसके लंबवत। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, और ये वाली दूरी इतनी कितनी रहेगी, त्रिज्या r, ये r है। अब बच्चों देखना अपन क्या करेंगे, यहां से सबसे पहला टास्क अपन को देखना है PT1 की दूरी क्या होगी। तो बच्चों PT1 और PT2 की दूरी अपन जानते हैं √x1 होती है। ठीक है, अब इस √x1 को थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान लेते हैं, l माना। क्या माना, l। तो बच्चों ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, l हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं, PT1 और PT2 की दूरी √x1 होती है और जहां पे x1 क्या है ये समझ में आया ना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चीजें देखो आप, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पूरे कॉनिक सेक्शन में ये चीज रिपीट होती चली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये l भी है। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ये जो एंगल है, देखो बच्चों P और O को जो मिलाने वाली रेखा होगी, P O को मिलाने वाली जो रेखा होती है बच्चों, ये क्या होती है, कोण अर्धक होती है, यानी ये समान समान कोण मानते हैं। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है बच्चों, अब एक चीज समझना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपने नाम दिया M। बच्चों देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो 90 थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वापस सुनो बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। और बच्चों ये वाला एंगल पूरा कितना है, 90, और ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ये एंगल कितना रहेगा, व्हाइट चॉक से अपन यहाँ लिखा है ये एंगल, तो बच्चों ये एंगल कितना रहेगा, थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो बच्चों ये दूरी अपन ने कितनी मानी, l। तो इस l के घटक करेंगे अपन, तो इस l के घटक अपन करेंगे तो एक तो हो जाएगा pm और एक हो जाएगा mt1। तो देखो चित्र से अपन देखेंगे, चित्र से मतलब चित्र से देखो pm किसका है, l का घटक, pm क्या है, l का घटक, ये जो है l का cos घटक, तो pm हो जाएगा l cos थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद T1m क्या है बच्चों, T1m है l का घटक, लेकिन कैसा घटक, sin घटक, l sin थीटा। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों ये देखो OM क्या है, OM है r का घटक, r का कौन सा घटक, sin घटक, तो r sin थीटा। फिर बच्चों देखो T1m क्या है, r का cos घटक, तो r cos थीटा। घटक का नाम है बच्चों आपको, तो देखो ये r है, r का cos थीटा, r का sin थीटा, ये l था अपने पास, l का cos थीटा, l का sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखना बच्चों, ये जो T1m और T1m ये बराबर है, और एक बार तो आया अपने पास T1m l sin थीटा बराबर r cos थीटा, ये है बच्चों। यहाँ एंगल लेंगे तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा बच्चों, r by l। ठीक है बच्चों, अब ये थीटा आप जान सकते हो, ये थीटा क्या होता है, देखो बच्चों ये जो थीटा है ना, ये तो भी कोण अर्धक है। मैं आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन कि स्पर्शी युग्म द्वारा बनाया गया कोण, ये आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चों क्या, कि बताओ स्पर्शी युग्म द्वारा बनाया गया कोण कितना है। तो बच्चों इस स्पर्शी युग्म द्वारा बनाया गया कोण थीटा है कि 2 थीटा है, तो स्पर्शी युग्म द्वारा बनाया गया कोण कितना है प्यारे बच्चों, 2 थीटा। तो ये है आपके पास 2 थीटा।
तो बच्चों देखो 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स r बाई l। ओके बच्चों, ये चीज समझ में आई आपको। तो पहला अपन को समझ में आया स्पर्शी युग्म द्वारा बनाया गया कौन, पहला क्वेश्चन क्लियर। अच्छा बच्चों दूसरा देखो अपन इससे tan थीटा के रूप में sin cos के रूप में निकाल सकते हैं अपन। तो tan थीटा बराबर r बाई l है। तो देखो मैं इसमें ऐसे बना सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ये एंगल थीटा है, इसका लंब तो है r, आधार है l, तो कौन हो जाएगा बच्चों r² प्लस l स्क्वायर। तो बच्चों यहां से sin थीटा की वैल्यू बोलो। तो प्यारे बच्चों sin थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, r बटे रूट r² प्लस l स्क्वायर। और बच्चों cos थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, cos थीटा की वैल्यू रहेगी l बटे रूट r² प्लस l स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको tan इनवर्स को देखो sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बच्चों देखो ये कोऑर्डिनेट इसी का ही पार्ट नहीं। अब बच्चों यहाँ पे देखो आप इनवर्स कन्वर्जन भी सीख सकते हो। tan इनवर्स को कोट इनवर्स में, tan इनवर्स को sin इनवर्स में, tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे बदला गया है। तो देखो बच्चों ये स्पर्शी युग्म द्वारा बनाया गया कौन है, एक सूत्र तो हो गया, एक सूत्र तो हो गया 2 tan इनवर्स r बाई l। अच्छा बच्चों दूसरा सूत्र क्या हो गया 2, यहाँ पर ले सकते हैं थीटा की जगह sin इनवर्स r बटे रूट r उसका प्लस l उसका। या तीसरा सूत्र क्या हो गया 2 थीटा की जगह पर ले सकते हैं cos इनवर्स l बटे रूट r उसका प्लस l उसका। मेरे प्यारे बच्चों आपको ई पॉइंट एफ पॉइंट का पहला पॉइंट समझना है, क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक आपको वृत्त दे देगा, वृत्त का समीकरण दे देगा, और एक आपको बिंदु P दे देगा। आपसे बोला जाएगा इस बिंदु P का, इस बिंदु P के स्पर्शी युग्म या आपसे ऐसे नहीं तो ऐसे बोला जाएगा कि बिंदु P के सापेक्ष स्पर्शी युग्म द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो आप सूत्र लगाओगे 2 tan इनवर्स r बाई l। r होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो वृत्त दिया हुआ है उस वृत्त की त्रिज्या, और l क्या होता है, l होता है उस बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। तो सीधा पर निकालते स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है, वृत्त के समीकरण में x मानेंगे, पूरे x मानेंगे, और उस x को x y के स्थान पे बिंदु x1 y1 रख देंगे और मान निकालेंगे ये रूट x का। ठीक है बच्चों समझ में आया आपको पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट करते हैं इसी में, इसको भाई रेज करते हैं। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, तो बच्चों दूसरा पॉइंट आपसे बोला जाएगा कि स्पर्शी जीवा की लंबाई, स्पर्शी जीवा की लंबाई, स्पर्शी जीवा की लंबाई। ठीक है, तो बिंदु P के सापेक्ष स्पर्शी जीवा की लंबाई। तो स्पर्शी जीवा की लंबाई बोलो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो ये आपके पास जो स्पर्शी है T1 T2 इसकी लंबाई निकालनी है, तो MT1 और MT2, तो टोटल लंबाई कितनी हुई T1 T2। तो T1 T2 क्या होगा 2 टाइम्स T1M, बच्चों ये होगा 2 टाइम्स T1M। और T1M क्या है बच्चों, T1M की जगह या तो L sin थीटा दो या R cos थीटा दो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार मैं T1 T2 2 T1M की जगह पहले मैं रखा L sin थीटा, क्या रखा बच्चों मैं L sin थीटा। T1 T2 बराबर 2L sin थीटा की वैल्यू बच्चों अभी अपन ने मिटा ली, देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिख भी रहा है। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों R बटे रूट r² प्लस l²। तो ये आ गया आपके पास T1 T2। अच्छा क्या बच्चे देखो क्या बच्चे क्या होता है बच्चों, टीचर के अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं, उनको आनंद जो होता है उसी में मिलता है बच्चों कि गुरुजी आपने इससे करा है, इससे क्यों नहीं, इससे कर लो। T1M की जगह आप क्या रखते हो बच्चों 2 r cos थीटा ना, तो T1M की जगह पर रखा r cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है L बटे 2। और वही देखो कैसे कर लो बच्चों, चाहे आप अपने नाप को ऐसे गुजारो, ये तो होता है कन्वेंशन, और ऐसे गुजारो तो वो होता है अनकन्वेंशन। गुजारना है काम चलेगा, ओके, तो कैसे आप कर सकते हो बच्चों, इसमें तो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल
दोनों ही इक्वल है, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, समान है। इसमें इस वाले केस में चाहे आप इस वाले एफर्ट से करो चाहे इस वाले एफर्ट लगा के करो, दोनों का आंसर सेम और सेम टाइम में आएगा। तो दूसरा पॉइंट हमें आया जो इस पर जीरो की लंबाई कैसे अपन निकालेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे इसमें तीसरा पॉइंट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे स्पर्शी युग्म और स्पर्शी जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी मैं बात करूंगा त्रिभुज P T1 T2 का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज P T1 T2 आपसे ये P T1 T2 को ऐसे पूछ सकता है कि स्पर्शी युग्म तथा स्पर्शी जीवा किसी बिंदु के सापेक्ष वृत्त पर बिंदु के सापेक्ष स्पर्शी युग्म और स्पर्शी जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसके लिए भी बोलो त्रिभुज P1 T2 का क्षेत्रफल क्या लेंगे, तो देखो क्या है दोस्तों, ये P1 T2 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इनटू ऊंचाई, आधार बच्चों क्या है इसका P1 T2, इसका आधार है P1 T2। अब बच्चों इसकी ऊंचाई क्या हो गई, इसकी ऊंचाई है Pm, इसकी ऊंचाई क्या है Pm। तो बच्चों त्रिभुज 1/2 T1 T2 बच्चा भी T1 T2 के लिए निकाली 2LR बटे रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो स्पर्शी जीवा की लंबाई है Pm। Pm क्या है बच्चों, Pm है L cos थीटा, Pm क्या है बच्चों L cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू बच्चों होती है L बटे रूट R L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होते मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 2 से 2 कट गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया L L L, तो L पे घात 3 R बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों अपने पास क्या स्पर्शी युग्म और स्पर्शी जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अपने पास आ गया L पे घात 3 R बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसको अपन याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए कि एक वृत्त खींचा, देखो बच्चों ये वृत्त है और ये कोई बिंदु है P, ठीक है, इस बिंदु के सापेक्ष स्पर्शी युग्म, ये स्पर्शी युग्म हो गया और ये इसकी स्पर्शी जीवा हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इस बिंदु P से इस पे खींची गई ये स्पर्श L और ये भी क्या होता है L, तो L पे इनके एडजेसेंट साइड है, तो L पे 3 आया और R बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यदि आपसे बोला जाता कि O यह क्षेत्रफल ज्ञात करो, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट और बात कर लेते हैं अपन, ये तो समझ आया क्या बच्चों। अब देखो अपन इसका क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, आपसे बोला गया हूं कि त्रिभुज T1 O T2 का क्षेत्रफल, तो बच्चों देखो इसका जब अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज 1/2 आधार कितना है T1 T2 और ऊंचाई कितनी है इसकी OM। इसको जब अपन हल करेंगे बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा R पे घात 3L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसमें देखो बच्चों क्या इसमें क्या होगा बच्चों कि ये अपने पास वृत्त है, ये अपने पास बिंदु P है, इस बिंदु P से अपन ने दो स्पर्शी युग्म, ये स्पर्शी युग्म खींचा ये, ठीक है T1 और T2, ठीक है बच्चों। तो ये L है ये L है, तो क्षेत्रफल क्या जाएगा T1 T2 ये क्षेत्रफल क्या जाएगा L पे घात 3 R बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आपसे बोला गया O वाले, तो ये इसका O है, तो ये और ये, तो इसकी बोलो ये त्रिज्या R ये त्रिज्या R, तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा पीले वाले का हो जाएगा R पे घात 3 L बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा बच्चों आपसे ये पूरा क्या बोला गया, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा R है, ठीक है बच्चों। यानी P T1 O T2 का क्षेत्रफल में जाएगा R है, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैंने F पॉइंट पढ़ा, E पॉइंट पढ़ा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो देखो
जाऊं जहाँ ओ आई तेरी गलियां मग सारे यहाँ से। देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके का, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे तो बच्चों आप एज ए होमवर्क आप इसको कर लेना, घर पे प्रैक्टिस करना। देखो बच्चों, अपन को क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करने, ठीक है बच्चों, करने हैं। मास्टर ये क्या बोल रहे हो आप, क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने? अरे मैथ में तो क्वेश्चन ही करते हैं बच्चों, करते हैं क्वेश्चन, लेकिन अपन सबसे पहले वैरायटी पकड़ेंगे बच्चों, किस किस टाइप की वैरायटी है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अपन किसी शोरूम में जाते हो क्लॉथ खरीदने, कपड़े खरीदने, जैसे मैंने शर्ट पहना है बच्चों, अनब्रांडेड शर्ट है, ये शर्ट है ना, ब्रांड नहीं है बच्चों, ये ऐसी लोकल शर्ट है। लेकिन जैसे अपन शोरूम में जाते हैं बच्चों शर्ट खरीदने के लिए, ठीक है, या कुछ भी खरीदने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड के मिलते हैं और कितने तक की इसकी मिनिमम रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो बच्चों, अपन अपने बजट के हिसाब से कहाँ जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। यार ये बड़े बड़े आलिशान एसी लग रही है और ये चमचमाता हुआ, तो अपन उसमें जाएंगे नहीं, अपनी बजट ही नहीं है उतना, ठीक है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपसे कि क्वेश्चन खतरनाक है, चमचमा रहे आपके सामने, लेकिन यदि आपके पास इनसफिशिएंट कॉन्सेप्ट है, अपर्याप्त आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आप वहां उसको ट्राई ही नहीं करोगे बच्चों। जाने की तो दूर बात, आप उसको हल करने की दूर बात, आप उसको पे कोशिश ही नहीं करोगे बच्चों उस क्वेश्चन करने की। बस नजर भी आपकी, आप भी उसको पढ़ नहीं पाएंगे, एक लाइन में आप देखेंगे, मतलब आप उस क्वेश्चन को देखोगे लेकिन उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, देखोगे लेकिन आप उसको रीड ही नहीं पाओगे, हालांकि वो होगा। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले अपन को कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप बना लो, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट देखो, अब तक अपन ने पढ़े इतने ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं, एक यदि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो आपसे इजीली वे में क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। कुछ और अपने पास 2 दिन की और क्लास बच गई बच्चों, उसके बाद जो सर्किल की अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद देखोगे अरे इतने इजी क्वेश्चन कैसे बनते नहीं थे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको समझना है और धैर्य भी रखना है बच्चों, वीडियो को पूरा देखो, आप अच्छे से देखो, रिमाइंड करके देखो बच्चों। आवाज की जो बात है, आवाज क्या है बच्चों, ये लॉकडाउन के समय है, जो मार्केट है डिजिटल मार्केट जो होता है, वहां से माइक अवेलेबल नहीं है, और ये जो आपके सामने बच्चों वीडियो भी बन रही है, ये भी एक आप जानते हो जो इंडियन लोग जो करते हैं जुगाड़ वगैरह, वैसे जुगाड़ से आपका ये वीडियो सामने है बच्चों। कोई भी कैमरा, कोई भी डीएसएलआर वगैरह ये आपके सामने ऐसा कुछ है नहीं सर के पास, ठीक है बच्चों इस समय। तो ये तो यदि आपको समस्या आ रही है वॉइस में, तो आप बच्चों कोशिश करो कि, मैंने भी देखा है बच्चों ईयरफोन लगाने के बाद तो आवाज बहुत कम हो जाती है, तो आप ये कोशिश करना कि जब आप वीडियो देखो तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लो पहले, ठीक है बच्चों, डाउनलोड करके और आप बिगर ईयरफोन के और 30 मतलब एमएक्स प्लेयर में चलाना है इसको बच्चों। किस में चलाना, एमएक्स प्लेयर में। जब आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लोगे, एमएक्स प्लेयर में चलाओगे, तो एमएक्स देखो बच्चों, डाउनलोड करने में आप ये सोचोगे कि सर क्या है ये, देखो बच्चों ये आपके एडवांटेज ही है, ठीक है। और जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों, ये कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें, ये मान लो आप बच्चों, ठीक है। और आपको लग रहा है कि सर आपने अभी तक इतने कॉन्सेप्ट में ये चीज नहीं बताई आपने, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो बच्चों हम आपकी सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को डाउनलोड करके एमएक्स प्लेयर में देख लेना। अगर यूट्यूब से डाउनलोड कैसा होता है, तो यूट्यूब से डाउनलोड करने के लिए भी आप एक सॉफ्टवेयर होता है ट्यूब में, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ट्यूबमेट आप डालेना, उससे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके एमएक्स प्लेयर में चलाना, उसमें वॉइस थोड़ी सी साफ आ जाएगी बच्चों, मेरे तो आती है बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन जो होमवर्क कैसे अपन बनाते हैं, क्या चीज अपन ने पढ़ा। देखो जो आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 8y माइनस 4
इज इक्वल टू 0 के बिंदु के सापेक्ष -2,3 के सापेक्ष 3 के सापेक्ष स्पर्शीय युग्म व स्पर्शी दीवार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपसे पूछा। तो बच्चों देखो, अब आप अंधाधुंध फाइलिंग मत करना, सूत्र ये चीजें अभी आप मत लाना। पहले आपको ये चेक कर लेना है बच्चों कि क्या ये बिंदु P इस वृत्त के दिए गए वृत्त के बाहर स्थित है, अंदर है कि वृत्त पर स्थित है। ठीक है बच्चों, यदि ये वृत्त पर स्थित होगा या वृत्त के अंदर स्थित होगा तो फिर बच्चों करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर 0 हो जाएगा। देखो बच्चों, तो सबसे पहले आप चेक करोगे तो x क्या है अपने पास, x है अपने पास x² प्लस y² प्लस 12x माइनस के 8y माइनस के 4, ये तो x है। अब इसमें x1 की जगह क्या रखूंगा -2, y1 की जगह 3, तो 4 9 माइनस के 24 माइनस के 4। तो बच्चों ये तो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पे है, वृत्त के अंदर स्थित है। तो वृत्त के अंदर स्थित है तो स्पर्शी दीवार तो कहाँ से बनेगी। तो आयोडिमाई पॉइंट बच्चों देखो कैसे पर घुमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिमाग को ऐसा बंद कर देंगे बच्चों बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है ये चीज। अब बिंदु P जैसे आपको ले लिया -2,3 की जगह आपको बच्चों दे दिया 2,-1, ये आपको दिया। तो 2,-1 दिया तो बच्चों कितना जाएगा, 2 का 4 -1 का 1 24 प्लस 8 -4। तो बच्चों ये तो आ गया 0 से बड़ा, ये वाला मान तो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब बिंदु P अब कहाँ होगा, वृत्त के बाहर। तो अब आप निकालो बड़ा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, सीधा अपन देखेंगे यहाँ से पहले ये खींचेंगे, यहाँ से पहले ये, तो ये जो स्पर्श है तो ये दूरी अपन L यानी √x पर L होती है, अपन निकाल सकते हैं त्रिज्या इसकी R। तो इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो आप R। तो सूत्र क्या होगा बच्चों, L पे घात 3 R बटे L स्टार प्लस R। मुश्किल से बच्चों विद इन टाइम आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे 8वां पॉइंट। 7 पॉइंट हो गए, 7 के भी अपन ने F पॉइंट तक कर लिए बच्चों, ज्योमेट्री है ना बच्चों। अब जो अपन 8वां पॉइंट पढ़ेंगे, देखो बच्चों 11 पॉइंट में अपन ने बांटे इसको 11 टाइप के। बच्चों 8वां जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट ना केवल सर्किल के लिए बल्कि सभी के लिए वैलिड होता है, सभी वक्र के लिए। ऐसा वक्र जिसमें द्वितीय कोटि के समीकरण बन रहे हैं, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है, उन सभी वक्रों में क्या लगेगा बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना और मिलते रहना। बाय बच्चों। P T1 T2 के परिवर्त का समीकरण कैसे अपन निकालते हैं। तो बच्चों देखो P T1 T2 का समीकरण निकालने के लिए अपन P T1 T2 के परिवर्त का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो P ये रहा अपने पास x1, y1। इसी को मैं वापस से रिकंस्ट्रेंट कर रहा हूँ बच्चों। तो देखो ठीक है, और आपके पास T1 ये रहा, T2 ये रहा ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, T1 T2 और O अपने पास ये रहा। अब बच्चों देखो यहाँ से जब O T1 को अपन ने मिलाया, ये अपन ने ऐसे मिलाया, इसको ये था और ये था। बच्चों देखो ये क्या था अपने पास 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के केंद्र O से, सॉरी वृत्त के केंद्र O से और त्रिभुज पे जो अपन ये लाइन, ये जो अपन त्रिज्या खींचेंगे, ये त्रिज्या क्या सरफेस से कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये 90, ये 90। तो बच्चों ये 90, ये 90, तो ये इन दोनों का योग 180 है। तो इन दोनों के एंगल का योग भी कितना होगा बच्चों, 180 होगा। इसका मतलब बिंदु P T1 O T2, बिंदु P T1 O T2
कैसे है, चक्रीय बिंदु। कैसे बिंदु है बच्चों, चक्रीय बिंदु, ठीक है। और चक्रीय बिंदु में क्या होता है कि यदि आपके पास 4 चक्रीय बिंदु है और 4 चक्रीय बिंदु है और आपको आपसे बोला गया है कि इनके 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण निकालो। बच्चों देखो 4 आपके पास चक्रीय बिंदु है, 1 2 3 4। इन 4 में से किन्हीं भी 3 बिंदुओं से होके गुजरने वाले यदि वृत्त का समीकरण आपसे पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये वृत्त उस तीसरे जो बच गया बिंदु उससे होके भी गुजरेगा। आपसे बोला बच्चों पी त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण, परिवृत्त यानी सप्तम सर्किल का। अब बच्चों देखो परिवृत्त का समीकरण पूछा है बिंदु P T1 T2 से होकर गुजरने वाले, P T1 T2 से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण पूछा है। तो बच्चों चारों बिंदु चक्रीय है तो यानी P T1 T2 से होकर गुजरने वाला वृत्त भी O से होकर गुजरेगा। इसका मतलब ये वाला ऐसे आपके पास सर्किल बन जाएगा। बच्चों समझ में आया ये अपन ने कैसे बनाया। अब देखो बच्चों ओके कोऑर्डिनेट अपन को, अब देखो -g -f मालूम है, ओके निर्देशांक केंद्र और p के अपन को दे रखा है। तो इस परिवृत्त का जो समीकरण है वो व्यास रूप में जाएगा। बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास, व्यास कहलाएगा ये, ठीक है बच्चों। यानी इस व्यास के एक सीरीज पे x1 y1 है और दूसरे सीरीज पे -g -f है। तो वृत्त का समीकरण, इस परिवृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, x -x1 x -h2, h2 कितना है प्लस y -y1 और y -y2। बच्चों ये हो गया अपने पास किसका समीकरण, परिवृत्त का समीकरण व्यास रूप में। देखो बच्चों समझ में आया बच्चों ये चीज। तो ये अपने पास लास्ट जो अपना टॉपिक था बच्चों, ठीक है बच्चों। अब अपन डिस्कस करते हैं क्या 8वां पॉइंट बच्चों। 7 पॉइंट तक क्लियर हो गए अपने। अगर जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं इससे रिगार्डिंग, एक क्वेश्चन आप जो होमवर्क कर सकते हो या मैं ट्रिक बता सकता हूँ बच्चों। तो एक क्वेश्चन अपन कर ही लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों। आपसे बोला गया कि x² + y² माइनस के 2x प्लस 4y माइनस 10 = 0, ठीक है बच्चों। ये आपको एक वृत्त दे रखा है। तो एक वृत्त x² + y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस 10 = 0 से बिंदु P माइनस के, तो बच्चों इसको अपन करेंगे तो ये लिखेंगे -1, ठीक है बच्चों। तो बिंदु P से बिंदु P -1, 8 से स्पर्शी युग्म व जीवा, यानी स्पर्शी जीवा ना, स्पर्शी युग्म है स्पर्शी जीवा द्वारा बनाए गए त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण होगा, ठीक है बच्चों। ये आपसे क्वेश्चन बना है ना। क्वेश्चन बोला गया कि एक समीकरण से बिंदु से स्पर्शी युग्म व जीवा द्वारा बनाए गए त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो अब अपन देखो सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे कि बिंदु जो आपको दे रखा है, क्या ये बिंदु P, जो बिंदु P है ये वृत्त पर कहाँ पे स्थित है, पहली चीज तो अपन को यही चेक करना है। अब बच्चों वृत्त का समीकरण देखो अपने पास क्या दे रखा है, x² + y² माइनस के 2x प्लस 4y माइनस के 10 = 0। बच्चों ये आपको वृत्त का समीकरण दे रखा है।
अब इस वृत्त के समीकरण में देखो प्यारे बच्चों, अपन x मानेंगे, x बराबर 0, ठीक है। ये अपन ने इतना बड़ा लिख के अपन ने x बराबर 0 मान लिया। और याद रखना है कि इस x में x स्टार y स्टार का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बच्चों यदि यहाँ पे 2 2 होता तो आप 2 से डिवाइड कर देते इसको, फिर जाके x मानते, ठीक है बच्चों। ये मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती कर रहे हैं, x मान लेंगे कि अपन x कैसे। अब ये x बराबर 0 मान लिया। अब जब बच्चों को क्या करना है, x1 पुट करना है, यानी x1 लेना है, तो वो माइनस के 1 और 8 ये चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, फिर ये रहेगा प्लस के 2, 8 चौक 32, माइनस के 10, तो ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये बिंदु -1,8 इस वृत्त से कहां पे स्थित है, बाहर स्थित है इस वृत्त के, ठीक है ओके। अब अपने ये तो चेक कर लेंगे वृत्त के बाहर स्थित है, तो एक वृत्त जो है ये वृत्त है आपके पास, ठीक है। और इस वृत्त का केंद्र बोलो कितना है बच्चों, केंद्र निकाल सकते हैं अपन कैसे, x के गुणांक का आधा करो, x का गुणांक कितना है -2 है ना, इसका आधा करो तो कितना आएगा -1, और उस पे क्या चिपका दो, माइनस चिपका दो। बच्चों वापिस से सुनो, जब अपन वृत्त का व्यापक समीकरण से केंद्र निकालना है तो क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करके माइनस चिपका दो, ठीक है। वो जब करना है जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का गुणांक 1 हो, ठीक है। नहीं है तो बनाओ फिर करो, ठीक है बच्चों। तो इसमें कितना जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 और ये जाएगा -2, ये तो होगा इसका केंद्र, ठीक है। अब बच्चों केंद्र आ गया और बिंदु अपने पास बाहर बोलो कितना आ गया, -1 और 8, ठीक है। अब इस बिंदु से स्पर्शी युग्म व स्पर्शी द्वारा बनाए गए, देखो बच्चों इस बिंदु से स्पर्शी युग्म बनाते हैं, तो ये तो होगा इसका स्पर्शी युग्म, एक युग्म है ना, ये हो गया स्पर्शी युग्म है ना, मतलब ये पूरा ये स्पर्शी युग्म हो गया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद स्पर्शी जीवा, तो इस बिंदु की स्पर्शी जीवा मतलब क्या हो जाएगी, ये बिंदु की स्पर्शी जीवा हो जाएगी, ठीक है। यानी स्पर्शी युग्म ने वृत्त को जिस बिंदुओं पे स्पर्श कराया है उस बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा उस बिंदु के सापेक्ष क्या कहलाती है, स्पर्शी जीवा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्या हो गया, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आपके पास बना है ना। इस त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण निकालना है, तो बच्चों परिवृत्त का समीकरण निकालने के लिए जो मैंने T1 T2 हो गया और इसका केंद्र O हो गया। फिर आपने देखा कि जो T1 T2 और O कैसे है, चक्रीय बिंदु है, कैसे बिंदु है, चक्रीय बिंदु है, यानी ये चक्रीय चतुर्भुज पर स्थित है, चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे ना। इन चारों बिंदुओं की सहायता से अपने चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर लेंगे ना। तो इसलिए T1 T2 को चक्रीय बिंदु है। अब मैंने आपको ये बोला है बच्चों कि चक्रीय चतुर्भुज या चक्रीय बिंदुओं में क्या विशेषता होती है कि यदि मान लो आपसे कोई ऐसा वृत्त पूछा गया है, ऐसे वृत्त का समीकरण पूछा गया है या ऐसा वृत्त का निर्माण करवाया गया है जो 3 बिंदुओं से भी गुजरता हो, और वो 3 बिंदु कैसे है, P T1 T2, यदि ये 3 बिंदु से भी गुजर रहा है तो डेफिनेटली वो O से भी होके गुजरेगा, नहीं समझ में आया बच्चों। अच्छा मान लो आपसे पूछता O T1 T2 से होके गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, तो वो वृत्त डेफिनेटली कहां से भी होके गुजरेगा, P से भी होके गुजरेगा, क्योंकि ये चारों कैसे बिंदु है, चक्रीय बिंदु है। चक्रीय बिंदु कैसे निकाला अपन ने कि ये के कोणों का योग, यानी आमने सामने की कोणों का योग कितना है, 180, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चक्रीय यानी आपके पास ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, सॉरी ऐसा सर्किल बन जाएगा, और इस सर्किल में व्यास जो होंगे, व्यास के शीर्ष एक शीर्ष P होगा और एक शीर्ष O होगा, तो आंसर बोलो कितना आएगा इसका, x - x1, x1 क्या है -1 तो +1, x - x2 कितना है 1 है ना, प्लस y - y1, y1 कितना है बच्चों 8, और y - y2 कितना है -2 यानी प्लस बराबर 0, सारे जहां से अच्छा। तो बच्चों देखो समझ में आया आपके पास, ठीक है बच्चों। अच्छा इसी क्वेश्चन में देखो आगे और भी कई चीजें पूछ सकता है आपसे, परिवृत्त का समीकरण में पूछ के आपसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है,
तो ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट है और आपको तो बच्चों अपन 8वां पॉइंट जो पढ़ेंगे, 8वां पॉइंट है बच्चों अपने पास सांख्यिक परिच्छेद के सामान्य परिणाम। ठीक है बच्चों, यानी अपन बात तो बच्चों सर्किल की ही कर रहे हैं, लेकिन जो अपन जितनी बातें अपन सर्किल की करेंगे वो सेम सारी की सारी बातें कॉमन रहेगी आने वाले परवलय और इलिप्स हाइपरबोला सभी के लिए बच्चों। ठीक है, यानी जो भी कॉनिक सेक्शन, जो भी अपने पास द्वितीय कोटि की समीकरण होगी ना बच्चों, उन सभी के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। अब जो अपन पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो पहले अपन जनरल सी बातें कर लेते हैं कॉनिक सेक्शन के बारे में। तो बच्चों देखो, कॉनिक सेक्शन का जो सामान्य समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन जो होती है बच्चों, वो होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। बच्चों ये होती है अपने पास कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन। अब बच्चों कॉनिक सेक्शन जो होता है बच्चों, इस कॉनिक सेक्शन यानी सांख्यिक परिच्छेद में कौन कौन से अपन फॉर्मेट या कौन कौन से वक्रों को अपन नाम अलग अलग देते हैं ना। तो बच्चों देखो, सांख्यिक परिच्छेद में अपन ने दो भागों में इसको अपन ने बांटा। किसके अकॉर्डिंग बांटा, ये डेल्टा के अकॉर्डिंग। डेल्टा क्या होता है अभी अपन बताएंगे बच्चों ना। तो डेल्टा के अकॉर्डिंग बांटा है, यदि डेल्टा का मान 0 होगा तब तो सांख्यिक परिच्छेद का जो नाम होगा उसको अपन बोलते हैं रेखा युग्म। क्या बोलते हैं अपन उसको, रेखा युग्म। ठीक है बच्चों, और यदि डेल्टा का मान 0 नहीं होगा तो फिर अपन इसको बोलेंगे क्या, या तो अपन इसको वृत्त भी बोल सकते हैं, या ये अपने परवलय भी हो सकता है, या दीर्घवृत्त भी हो सकता है, और अति परवलय। तो ये आकृति का नाम इसमें बनेगा। ठीक है बच्चों, अति परवलय। अब डेल्टा क्या होता है बच्चों, डेल्टा जो अपन निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो बच्चों यहाँ पे कितना है a, वाई स्क्वायर का गुणांक बच्चों यहाँ पे कितना है b, एक्स वाई का गुणांक बच्चों यहाँ पे कितना है h, g का गुणांक बच्चों x का गुणांक कितना है g, y का गुणांक कितना है f। गुणांक मतलब केवल मैं f की डबल नहीं कर रहा बच्चों, मैं ऐसे नहीं, मतलब एक्स वाई का जो गुणांक लेंगे ना उसका आधा लेंगे अपन। एक्स वाई का गुणांक कितना है 2h, उसका आधा कितना है h, x का गुणांक कितना है 2g, उसका आधा कितना है g, y का गुणांक कितना है 2f, उसका आधा कितना है f, और अचर पद कितना है c। ठीक है बच्चों, तो अब डेल्टा जो अपन निकालते हैं वो डेल्टा निकालेंगे, सारणिक बनाएंगे बच्चों a b c, a b c को अपन ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, a b c को अपन फॉलोइंग डायगोनल के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखो बच्चों, बाकी क्या है h h, तो h s ऐसे, g g और f और f, ये हो गया अपने पास क्या, डेल्टा। तो डेल्टा का मान अपन ऐसे निकालेंगे, दिए गए समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक आएगा, और यहाँ पे अचर पद आएगा। जो आपको समीकरण देगा ना, एक कौन जनरल इक्वेशन दे दिया, किसी भी वक्र की एक जनरल इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब आपको निकालना है कि मतलब डेल्टा निकालना है उसका। तो उसका जब आपको डेल्टा निकालना है तो आप यहाँ पे एक्स का गुणांक लोगे, यहाँ वाई का गुणांक लोगे, यहाँ पे अचर पद लोगे। यहाँ पे क्या लोगे बच्चों, यहाँ पे आप लोगे जो एक्स वाई का गुणांक का आधा। h क्या होता है, h होता है एक्स वाई के गुणांक का आधा, एक्स वाई के गुणांक का आधा। एक्स वाई का गुणांक यहाँ पे 2h है, उसका आधा h। g क्या लोगे, x के गुणांक का आधा। f क्या लोगे, y के गुणांक का आधा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको पहले चीज समझ आ गई, डेल्टा कैसे हम निकालते हैं। फिर उसके बाद मान लो बच्चों डेल्टा का मान 0 नहीं आया, डेल्टा का मान 0 नहीं आया तो वो वृत्त भी हो सकता है, परवलय भी हो सकता है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, और अति परवलय भी हो सकता है। तो बच्चों जो वृत्त होगा, जो अपन ने बात की थी कि सांख्यिक परिच्छेद सर्किल कब कहलाएगा और रेखा युग्म कब कहलाएगा। तो बच्चों डेल्टा के आधार पर मैंने बांटा था उसको, तो सर्किल कहलाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो, बराबर हो, और h का गुणा h कितना हो 0 हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
और बच्चों उसमें परवलय, दीर्घवृत्त, इलिप्स जो अपन आगे जब अपन पढ़ेंगे उनके बारे में तब चर्चा करेंगे। वो तो बेसिक से अपन ने बातें की थी 8वें पॉइंट में। तो 8वें पॉइंट के रिगार्डिंग अपन ने कुछ सांग का परिचय की, हल्की सी कुछ बातें की थी बच्चों अपन ने, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये जो 8वें पॉइंट में अपन कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो अपन पढ़ना तो अपन सर्किल के लिए रहे, लेकिन वो जब अपन कॉनिक सेक्शन को जब स्टार्ट करेंगे अपन बच्चों, जिसमें अपन 3 भाग लेते हैं कॉनिक सेक्शन के, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त, ठीक है बच्चों। तो उसमें भी मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा बच्चों, उसमें केवल मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो बच्चों, मैंने जब आपको व्रत पढ़ाया था तो 8वीं वैरायटी का जो क्वेश्चन पढ़ाया था व्रत का, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज कॉमन है। अब क्या है इसमें, तो देखो बच्चों 8वें पॉइंट में कॉमन पॉइंट, कॉमन रिजल्ट्स फॉर कॉनिक सेक्शन, कॉमन रिजल्ट्स फॉर कॉनिक सेक्शन, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो कॉमन रिजल्ट्स फॉर कॉनिक सेक्शन में अपन पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे, पहला पॉइंट इसके अंदर पहला पॉइंट वो पढ़ेंगे अपन कि आपको एक वक्र दिया हुआ है बच्चों, आपको एक, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट अपन क्या बात करेंगे, पहला अपन बात करेंगे बच्चों कि x1 और t, ये 3 चीजों की अपन बात करेंगे, x1 और t। x क्या होता है बच्चों, x जो होगा वो अपन क्या करेंगे, x दिए गए वक्र के समीकरण, दिए गए वक्र के समीकरण, दिए गए वक्र के समीकरण को दिए गए वक्र के समीकरण को दिए गए वक्र के समीकरण को बराबर, देखो बच्चों दिए गए वक्र के समीकरण को अपन x बराबर 0 मतलब ऐसे लिखेंगे, मतलब दिए गए वक्र के समीकरण को अपन व्यापक रूप में लिखेंगे, ठीक है, व्यापक रूप में। मेरे प्यारे बच्चों देखो x क्या होता है यहाँ पे, यानी जो आपको वक्र का समीकरण दिया है उसको व्यापक रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि उस समीकरण का जो भी दाएं पक्ष है, दाएं पक्ष में उसको अपन 0 कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा आपको x² प्लस 4y² प्लस xy इक्वल टू 5, ऐसा कुछ लिखा बच्चों, ठीक है। ये कोई वक्र है, देखो वक्र है ना, तो ये कोई वक्र है। आकृति भूल जाओ, नाम भूल जाओ, इस वक्र का क्या नाम है, नाम में मत जाओ, नाम में क्या रखा है, देखो बच्चों काम में रखा है सब कुछ। तो ये अपने पास वक्र है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस वक्र में अपन क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों ये व्यापक रूप से मतलब केवल यही समझा रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे जो दाएं तरफ जो भी है उसमें इधर ले आओ बाएं तरफ, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, x² प्लस 4y² प्लस xy माइनस के 5 बराबर 0। अब जब दाएं पक्ष में लिया है तो जब अपन इस दाएं वाले पद को सबको क्या बना लिया 0, तो अब ये जो होगा ये क्या है हमारे पास x, ये क्या कहलाएगा बच्चों x, ठीक है बच्चों। और मैं आपको यही बोलूंगा बच्चों कि x वृत्त के केस में, ये तो वक्र के केस में, यदि मान लो आपको वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की तो पहचान आप कर ही सकते हो कि दिए गए वक्र का समीकरण मान लो वृत्त है, तो उस वृत्त में आपको क्या करना है बच्चों कि जो x मैं आपको पहले से ही करवाता आ रहा हूं, कैसे अपन x मानेंगे, x² का गुणांक और y का गुणांक क्या लेना है अपन को 1 लेना है, तो आप वैसे ही इसको कंसिडर करना वृत्त के केस में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको देखो वृत्त के केस में मैं आपको 2 समीकरण लिखता हूं बच्चों, वृत्त के केस में, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं आपको x² प्लस y² माइनस के 4x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0, एक समीकरण मैंने लिखा, और एक समीकरण में लिखा 2x² प्लस 2y² माइनस के 6x प्लस के 8y प्लस के 10 बराबर 0, ये 2 लिखे, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे कि गुरुजी जो x मुझे लेना है वो x क्या लूंगा मैं, कि देखो बच्चों ये भी x हो गया अपने पास इस वाली परिभाषा के अकॉर्डिंग, तो ये भी x हो गया,
और इस वाली परिभाषा के अकॉर्डिंग ये भी x हो गया। यानी अपन को तो केवल दाएं क्या करना है, जीरो बनना है ना, जीरो है ही, इसको भी x लेना है, इसको भी x लेना है। लेकिन बच्चों देखो, अपन ने वृत्त के केस में पहले, आज से पहले जो अपन ने जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे, सातों पॉइंट, उन सातों पॉइंट पे जहां जहां x की बात हुई थी, उन सभी x में अपन ने x² और y² का गुणांक क्या लिया था मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी केसों में एक लिया था। लेकिन इस वाले केस में देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में x² और y² का गुणांक कितना है, 2। समान तो असमान हो गए तो वो वृत्त नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा ना आपको। यदि असमान होगा तो वो वृत्त ही नहीं होगा। x² का गुणांक और y² का गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और h का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। अब आप बोलोगे देखो बच्चों, जो मैं कॉमन रिजल्ट पढ़ रहा हूँ ना, उन सभी में जो x जो होगा वो आप x ये भी मान सकते हो और आप वो x ये भी मान सकते हो, ठीक है। अभी जो अपन रिजल्ट पढ़ेंगे उन सभी में अभी, ठीक है। लेकिन वृत्त के केस में जो अपन अब तक करते आए हैं, वो अब तक अपन ने कैसे करा है, ऐसे मान के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, देखो अपन आने वाले रिजल्ट्स में जो x मानेंगे वृत्त के केस में, यदि अपन ये भी मान लेंगे ना तो भी आंसर करेक्ट आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन फिर आपको क्या है, जैसे अपन अति परवलय के लास्ट टॉपिक पे जब अपन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक वृत्त में बिंदु के सापेक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, तो आप लिखोगे √x1, ठीक है, यही ना। तो वहां पे जो x है, फिर आप जल्दबाजी में वो x यही x मान जाओगे, जबकि वहां पे अपन करेक्ट करना पड़ेगा। x क्या मानना पड़ेगा कि x² y² गुणांक को 1 करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग लगा के फिर जाके x मानना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। इसलिए आप क्या करना कि सर्किल के लिए केवल सर्किल के लिए x जो आपके सर आपको कंसिडर करवाते आ रहे हैं, आपको वो ही मानना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं। x1 क्या है, यानी आपको ये तो हो गई बात x की। x1 क्या होता है बच्चों, x1 यहां होगा, x1 पर बात करेंगे क्या कि जो बिंदु आपको दिया हुआ है, बिंदु x1, y1 दिया हुआ है के सापेक्ष मान, यानी आप जो वक्र का x मान लिया आपने, दाएं पक्ष को 0 बनाते हुए बाएं पक्ष का जो जितना भी है सबको आपने x मान लिया, उस x के समीकरण में आप x की जगह x1, y की जगह y रख दो, तो ये जो वैल्यू आएगी, कोई मान आएगा, वो मान ही क्या कहलाएगा, x1, वही मान क्या कहलाएगा आपका x1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको। आप बोलोगे गुरुजी ये तो वृत्त में भी सेम यही था, आप क्यों हमको इतनी टेंशन दे रहे हो बच्चों, गुरुजी आप इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो हमको। तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस वाले केस में जो x1 था, जो अपन ने x माना था, वो x अपन ने x² और y² गुणांक 1 लिया था। यहाँ पे तो अपन केवल क्या मान रहे हैं कि दाएं पक्ष में जितने मान है सबको बाएं पक्ष में ले और उसको x मान लो, ठीक है मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, वो ही मानते आएंगे वृत्त के केस में जो पहले से मानते आ रहे हैं, x² y² का गुणांक को अपन क्या कर देंगे, 1 बना के फिर जो लेना है तो वो, ठीक है। अब t क्या होता है, t होता है, देखो t समझना ध्यान से, t के बारे में। t क्या होता है, t होता है रेखीय व्यंजक। t क्या होगा, रेखीय व्यंजक है ना, और किसके सापेक्ष, दिए गए बिंदु के सापेक्ष, यानी दिए गए बिंदु x1, y1 के सापेक्ष रेखीय व्यंजक, ठीक है बच्चों। तो t होता है रेखीय व्यंजक दिए गए बिंदु x1, y1 के सापेक्ष। अब बच्चों अपन को ये निकालना है, कैसे निकालेंगे t को। t को निकालने के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपको t को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो मान लो मेरे पास जो x है, देखो एक x में क्या क्या आता है, एक वक्र के x में क्या क्या आ जाएगा, देखो बच्चों वक्र के x में x² आएगा, y² आता है, xy भी आता है, x भी आता है, y भी आता है और अचर पद भी आता है,
इसके अलावा तो कुछ आते नहीं है बच्चों, यही आएगा। अब देखो अपन को जब टी बनाना है यानी रेखीय व्यंजक बनाना है, तो रेखीय व्यंजक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को ताल लिख दो बच्चों, x1 इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब देखो ये x1 क्या है बच्चों, ये वाला x1, ये x1 क्या है, ये x1 है दिए गए बिंदु का ये वाला पहला मान x1, ठीक है बच्चों। जब भी तो रेखीय व्यंजक बनेगा। ऐसे y स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, y1। अच्छा ये y1 क्या है, दिए गए बिंदु का y1। फिर उसके बाद xy को आपको क्या लिखना पड़ेगा, xy को आपको लिखना पड़ेगा xy1 प्लस yx1 बटे 2, इससे रिप्लेस करना है। यानी जब भी आपको एक वक्र का कोई वक्र दे दिया, वक्र का समीकरण दे दिया और एक आपको बिंदु दे दिया x1 y1, आपको निकालना है उसका रेखीय व्यंजक। तो आपको जब उसका रेखीय व्यंजक निकालना है तो उस रेखीय व्यंजक को आप t दिखाओगे और वो t बराबर आप क्या लिखोगे, वो आप t बराबर लिखोगे, देखो x तो ये ना, x बराबर ये, तो t बराबर आप क्या लिखोगे, उस x स्क्वायर को तो x1 लिख देना और x1 की जगह बिंदु जो आपको दे रखा है वो x1 का मान रख देना। अब यहाँ x1 है तो x1 रख दिया, 2 है 2 रख दो। y स्क्वायर की जगह रिप्लेस आप किससे कर दोगे, y1 से। xy को रिप्लेस किससे कर दोगे, xy1 प्लस yx1 बटे 2 से। x को रिप्लेस किससे कर दोगे आप, x को रिप्लेस करोगे x प्लस x1 बटे 2 से। y को रिप्लेस किससे करोगे, y प्लस y1 बटे 2 से। और अचर पद को आप ऐसे ही ऐसे सेम रखोगे, जो का त्यों, ठीक है बच्चों। तो अपन ने देखो 3 चीजें, पहला 8वें पॉइंट का पहला पॉइंट अपन ने x, x1 और t के बारे में बात करी है। x क्या होता है, दिए गए वक्र का समीकरण। कैसे निकालते हैं, दाएं पक्ष में जितने भी मान है सबको बाएं पक्ष में ले आओ, तो बाएं पक्ष का जो भी जितने भी मान है उन सबको आप क्या मानोगे, x मानोगे, पहली चीज, ठीक है। फिर मैंने ये बताया आपको कि बच्चों अब आप बोलोगे गुरुजी सर्किल में तो अपन x तब मानते हैं जब x स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर का गुणा भी 1 कर देते हैं। यानी पहले तो दाएं पक्ष में जितने भी है सबको बाएं पक्ष में ले आओ, फिर x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, तब जाके आप x मानते थे। तो आप अभी भी x वो ही मान लेना सर्किल में, ठीक है। आप नहीं मानते हो, केवल इधर ही ले आते हो, दाएं पक्ष में जितने भी मान है सबको बाएं पक्ष में लाके x मानते हो। आप अभी भी यदि कोई मानना चाहते हो तो प्यारे बच्चों मानो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अब आप बोलोगे जी कहाँ है रिजल्ट, अभी आएगा बच्चों, धैर्य रखो बच्चों, ठीक है। लेकिन वो जो मान है, यदि आप अभी ये वाला मान करके, और अभी मैंने जो स्पर्शरेखा की लंबाई निकलवाई थी वृत्त के केस में, उस वहां पे अपन ने x1 लिया था, या बिंदु की स्थिति वृत्त के सापेक्ष जो अपन ने x1 लिया था, ठीक है, उसमें वो नहीं मानना। उसमें तो x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक 1 मान के करना है, तभी मानना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। तो इसलिए वृत्त के केस में आप x को वैसे ही मानना जैसे मानते आए हो, लेकिन और सभी केसों में वैसे ही मानना कि दाएं पक्ष में जितने भी मान है सबको बाएं पक्ष में लाके x मान लो। x1 क्या है, x1 होगा कि जो आपने x माना है और आपको एक बिंदु जो दिया है x1 y1, उस बिंदु के सापेक्ष उस x का मान, उसको अपन x1 बोलते हैं। t क्या है, t है जो आपने x माना है उसका रेखीय व्यंजक। कैसे निकालते हैं उसको, आप कैसे निकालोगे, x में आने वाले जितने भी पद है x स्क्वायर y स्क्वायर x y अचर पद, उनको रिप्लेस करना है। अब जब ये रिप्लेस अपन ने ऐसे ही क्यों करा, उसकी जड़ में आप मत जाओ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, आपके कोर्स में वो चीजें नहीं है और ना ही आपको उससे लेना देना है। बस आपको केवल ये याद रखना है कि रेखीय व्यंजक x से अपन कैसे बनाते हैं। x स्क्वायर को तो आपको लिखना है x1 क्या है, जो बिंदु आपको दिया हुआ है, क्योंकि रेखीय व्यंजक बिंदु के सापेक्ष ही निकालेंगे। अभी आप ये मत जाओ रेखीय व्यंजक क्या है, स्पर्शरेखा है, स्पर्शजीवा क्या है, वो मत जाओ। अभी तो आपको ठीक बस ये याद रखना है। तो x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करेंगे, xy को xy1 प्लस yx1 बटे 2, है ना, x को x प्लस x1 बटे 2, y को y प्लस y1 बटे 2, अचर पद को जो करते हो लिखना है, तो आपका वो रेखीय व्यंजक आ जाएगा दिए गए बिंदु के सापेक्ष वक्र का, ठीक है। यानी वक्र का दिए गए बिंदु के सापेक्ष रेखीय व्यंजक वो आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके पास समझ में आया। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन इसी में एक हल्का सा ऐसे ही
प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कि क्या x होगा, क्या x1 होगा, क्या t होगा। तो देखो बच्चों, जैसे अपन ने ऐसे लिखा, मैंने लिखा कि वक्र 4x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4xy प्लस 5, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब आपसे बोला गया कि अपन को क्या क्या निकालना है, x निकालना है, x1 निकालना है। एक बिंदु दे दिया आपको, बिंदु ये भी आपको दिया होगा, बिंदु 1, 1 ये आपको दे दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या क्या चीज निकालनी है, x, x1 और t। ये बच्चों ये तीनों चीजें देखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जेई में कि x, x1, t। जेई में क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये तीनों बिंदुओं की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ निकालना। और ये भी कुछ है, हाँ बेटा ये है। ठीक है, तो दुनिया वाले अपन को ऐसे ही देखो बच्चों। अब देखो x मान है, तो सर ने आपसे बोला है कि दिए गए वक्र में दाएं पक्ष में जितने भी मान है उनको सबको बाहर में लिया और उसको क्या मान लेना, x। तो x कितना हो गया बच्चों अपने पास, 4x² माइनस के 3y² माइनस के 4xy माइनस के 5, ये हो गया अपने पास x। अच्छा x1 क्या होता है, x1 होता है कि बिंदु के सापेक्ष x का मान। तो बिंदु के सापेक्ष x का मान, तो 4x की वैल्यू कितनी है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 1 माइनस 5, तो कितना हो गया 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 विषम विषम 5 माइनस 3 तो माइनस के 8, ये हो गया कि आपके पास x1 हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा t क्या होता है, t होता है कि t क्या होता है, t होता है रेखीय व्यंजक, वक्र का बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, तो इस वक्र का यानी ये वाला जो x है ना, इसका निकालना है हमको, इस वाले x का इस वाले बिंदु के सापेक्ष रेखीय व्यंजक। तो देखो 4 है तो 4 ऐसे कैसे लिखो, x स्क्वायर को रिप्लेस करना है, x स्क्वायर को रिप्लेस किसके साथ करना है, x x1 के साथ। तो x x1, तो x x1 लिखना है 1। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा, 3 है तो 3 लिखो, y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, y y1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर माइनस है तो माइनस लिखो 4 xy। देखो बच्चों ये xy है, x नहीं है, x होता तो x प्लस x1 बटे 2, अब y होता तो y प्लस y1 बटे 2, x y है तो x y1 प्लस y x1 बटे 2। तो देखो x y1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y x1 की वैल्यू कितनी है 1 बटे 2। ठीक है बच्चों, फिर क्या है माइनस का माइनस लगा दो, अचर पद जोड़ करके हो यानी 5 ऐसे की ऐसे। ठीक है बच्चों, तो t बराबर कितना है 4x माइनस के 3y माइनस, बच्चों इसको ऐसे काटेंगे 2 तो माइनस के 2x माइनस के 2y माइनस के 5, सिंपलीफाई करो इसको 4 2 तो 2x माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस के 5y माइनस के 5। तो बच्चों ये आ गया आपके पास t रेखीय व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो पहले चीज अपन ने सीखा 8वें में कॉमन रिजल्ट जो है सबके लिए ऐसे ही करना है, x क्या होता है, x1 क्या होता है और t क्या होता है, वो चीज अपन ने निकाली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे दूसरा पॉइंट। ठीक है बच्चों, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते मिसाल है मेरा मन। तो देखो बच्चों, अब देखो अपन सेकंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चों, आपसे बोला गया कि जो वक्र के सापेक्ष जो बिंदु है, दिया गया बिंदु x1, y1 वक्र x बराबर 0, यानी जो एक वक्र देगा, वक्र का समीकरण दिया हुआ, तो दिया गया बिंदु x1 y1 वक्र पर स्थित हो, वक्र पर स्थित हो। तो बच्चों जब दिया गया बिंदु वक्र x बराबर 0 पर स्थित होगा तब
स्थित हो तब स्पर्श रेखा का समीकरण, तब स्पर्श रेखा का समीकरण, तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? तो बच्चों तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? उस बिंदु से, तो उस बिंदु से स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? अपन कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे अपन? P। P आपको मेरे पता ही है बच्चों, P कैसे निकालना है, और उसको बराबर रख दोगे किसके? 0 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अरे वाह, देखो बच्चों जैसे नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। कैसे? मैंने कोई वक्र ले लिया, मान लो आपको एक वक्र दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ऐसे कुछ वक्र दे दिया। इस वक्र का बिंदु, एक बिंदु आपको दे दिया, और बिंदु क्या दे दिया आपको? आपको बच्चों बिंदु दे दिया 2,4, ये दे दिया बच्चों ना। आपसे बोला गया एक उदाहरण दे दिया, एक वक्र है और एक बिंदु है, से स्पर्श रेखा का समीकरण, से स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी इस बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखो बच्चों इस बिंदु से इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, तो पहले आपको ये चेक कर लेना है कि बिंदु की पोजीशन कहाँ है। तो बिंदु की पोजीशन कहाँ है? तो देखो x के मान को x में रखो, y के मान को y में रखो, तो 4 चौक 16, 8 दूनी 16, तो 16 बराबर 16। इसका मतलब ये बिंदु इस वक्र को क्या कर रहा है? इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यदि मान लो बच्चों कोई बिंदु किसी वक्र को, कोई बिंदु किसी वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो बिंदु उस वक्र पर स्थित होगा। तो अपने दिया गया बिंदु वक्र पर स्थित हो, यानी 2,4 वक्र पर स्थित हो, तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो तब स्पर्श रेखा समीकरण के लिए तो क्या निकालना पड़ेगा? t निकालना पड़ेगा। t कैसे निकालते हैं? तो देखो वक्र के जितने भी दाएं तरफ है सबको बाएं तरफ लिया हो, तो y स्टार माइनस के 8x, ये तो जाएगा x, क्या हो गया बच्चों? ये x। अब हमको t निकालना है, तो t निकालेंगे क्या करेंगे? y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों? y1 से, माइनस के 8, x को किससे रिप्लेस करेंगे? x प्लस x1 बटे 2 से रिप्लेस करेंगे, तो t बराबर y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 4, तो 4y माइनस 2 पे छोड़ाओ तो 4 रहेगा, ठीक है, x प्लस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4y माइनस के 4x माइनस के 8, ये वैल्यू आ गई बच्चों के पास t, ठीक है। अब अपन से बोला स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? t बराबर 0। अब t की वैल्यू कितनी है? 4y माइनस के 4x माइनस के 8 बराबर 0, ये। अब अपन क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, तो y माइनस एक्स माइनस के 2 बराबर 0, सबको उधर ले जाओ तो x उधर जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4, यह आ गया। यानी ये कौन सी रेखा है? ये रेखा इस वक्र को इस बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये रेखा इस वक्र को इस बिंदु पर स्पर्श करती है। समझ में आया बच्चों? अच्छा बच्चों यदि ये बिंदु वृत्त पर वक्र पर स्थित नहीं होता तो फिर कैसे अपन स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते? वो भी अपन बात नहीं करेंगे बच्चों, केवल अपन को ये बात करनी है कि यदि कोई बिंदु किसी वक्र पर स्थित हो और उस बिंदु से उस वक्र पे खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो आपको t बराबर 0 रखना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे t निकालते हैं, कैसे x को अपन बनाते हैं, कैसे x1 को बनाते हैं, ये सब हमने आपको सिखा दिया है ना। अब आपके सवाल में क्वेश्चन ये आएगा कि यदि बिंदु P बाहर हो तो उस बिंदु P बाहर है तो उस वक्र पे खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालना है, वो अभी अपन नेक्स्ट मॉड्यूल नेक्स्ट पॉइंट में 9वें पॉइंट में पढ़ेंगे। 9, ठीक है। इतनी बात समझ में, जो मैं समझाया पहले वही आपको समझना है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट, तो बच्चों समझ में आया ये दूसरा पॉइंट। अब देखो तो बच्चों ये जो दूसरा पॉइंट, ये जो वक्र है ना, इस वक्र का नाम क्या है? परवलय है। इस वक्र का नाम क्या है? परवलय। वो भी आपको बाद में पता लगेगा जब अपन परवलय पढ़ेंगे। लेकिन देखो अपन ने एक तरह का क्वेश्चन ही होगा ये, जब हम परवलय पढ़ेंगे तो परवलय में बालकों जो क्वेश्चन अपन से यही पूछा जाएगा सेम, तो अपन बोलेंगे अरे ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे तीसरे पॉइंट। देखो
तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि बिंदु x1, y1 वक्र x बराबर 0 के बाहर स्थित हो, के बाहर स्थित हो। बाहर स्थित हो तो बाहर से टेंजेंट खींचेंगे वो t बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। अंदर जो वक्र पर स्थित होगा और उससे खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण t बराबर 0 होगा। अब इससे अपन को बनाए तो देखो तो बिंदु x1 y1 वक्र के बाहर स्थित है तो t बराबर 0 क्या होगा? तो देखो पहले चीज अपन ये समझते हैं ना, तो बाहर स्थित हो तो बिंदु x1 y1 के सापेक्ष स्पर्शी जीवा का समीकरण, स्पर्शी जीवा का समीकरण। स्पर्शी जीवा को अपन ये बोलते हैं बच्चों कोड ऑफ कांटेक्ट, कोड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चों। तो जब बिंदु वक्र के बाहर स्थित होगा तो अपन देखो वृत्त में अपन ने पढ़ा है, वृत्त वाले केस में कि ये वृत्त है और बिंदु बाहर स्थित है तो इस बिंदु के सापेक्ष कोड ऑफ कांटेक्ट खींचेगा, ये स्पर्शी जीवा होगा। ये स्पर्शी जीवा किसके सापेक्ष है? इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष दिए गए वक्र, और इस वक्र का नाम क्या है? वृत्त। तो इस बिंदु के सापेक्ष दिए गए वृत्त पर या वक्र पर खींची गई स्पर्श जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं? तो देखो अपन बच्चों इसमें तो अपन ने पढ़ा है P से अपन क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलती है और इधर भी एक होगा इस पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट से पास करने वाली रेखा का समीकरण, और इस रेखा को अपन बोलेंगे स्पर्शी जीवा। किसके सापेक्ष? बिंदु के सापेक्ष। तो इसका समीकरण देखो बच्चों, इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण क्या होता है? t बराबर 0। और ये क्या हो? सिर्फ t बराबर 0 अभी किस में था? दूसरे वाले पॉइंट में भी t बराबर 0 बोला, तीसरे वाले पॉइंट में भी t बराबर 0 बोला। ये t बराबर 0 क्या है? अरे बच्चों ये t बराबर 0 देखो, जब बिंदु t तो पता है t क्या होता है? दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु के सापेक्ष रेखीय व्यंजक, रेखीय व्यंजक, ठीक है बच्चों। दूसरे वाले केस में t बराबर 0 क्या था? जब बिंदु यदि वक्र पर स्थित होगा तब स्पर्श रेखा बनेगी। आगे समझ में आया नहीं है? जब बिंदु P वक्र पर स्थित होगा तो इसके सापेक्ष खींची गई रेखा स्पर्श रेखा होगी, उसका समीकरण t बराबर 0। लेकिन अब यदि वो बिंदु P वक्र के बाहर स्थित है तो उस बिंदु से उस वक्र पे क्या खींचेगी? स्पर्श जीवा। देखो जो बात भी सुनो, जब बिंदु P वक्र के बाहर स्थित होगा तो वक्र पे दो टेंजेंट खींचेंगे। कितने टेंजेंट खींचेंगे? दो स्पर्शी रेखा खींचेंगे। दोनों स्पर्शी रेखा को मिलाकर अपन बोलते हैं स्पर्शी युग्म, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको समझा दिया। अब उस बिंदु के सापेक्ष स्पर्शी जीवा खींचनी है तो क्या होगा कि उस जो बिंदु आपको दिया हुआ है और जो वक्र आपको दिया गया है, तो बिंदु से वक्र पे जहां जहां टेंजेंट खींच रहा है, जिस बिंदु पे स्पर्श हो रही है, वो बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है स्पर्शी जीवा, ठीक है बच्चों। तो उस स्पर्शी जीवा का समीकरण भी क्या होगा? t बराबर 0, ठीक है। जैसे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो बच्चों मैंने लिखा आपको एक वक्र दे दिया और इस वक्र का समीकरण मैंने आपको दे दिया x² प्लस 4y² बराबर कितने दे बच्चों? ठीक है, x² प्लस 4y² बराबर 4 और 5, ठीक है। एक एक करेंगे तो 4 और 5 और मैंने 8 ले लिया, ठीक है। ये लेंगे x² प्लस 4y² बराबर -8 ये लेंगे ना।
और बिंदु दे दिया आपको 1, -1। तो देखो बच्चों, आपसे क्या बोला गया कि इस वक्र पर इस बिंदु के सापेक्ष खींची गई स्पर्शी जीवा का समीकरण क्या होगा। क्या क्वेश्चन बोला गया बच्चों आप इसे कि इस बिंदु से बिंदु 1, -1 से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, तो सॉरी स्पर्शी जीवा का समीकरण। स्पर्शी जीवा का समीकरण है, इसका मतलब ये बिंदु इस वक्र पे कहाँ होगा, आउटसाइड स्थित होगा। चेक करो एक बार देखो बच्चों, x कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या होगा x² प्लस 4y² माइनस प्लस क्या, तो ये जाएगा बच्चों x। अच्छा इसके लिए x1 बोलो बच्चों, x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1 रखो a -1 यानी 4 प्लस 8, तो कितना हो गया बच्चों x1, 8 4 12 13 क्या हो गया बच्चों इसका x1। t निकालो बच्चों, t क्या जाएगा इसका t x² का t1 x1 यानी x1 की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर y² लिखेंगे y1 की वैल्यू -1 है तो माइनस के 4y अचर पर ऐसे जैसे, तो ये हो गया t इसका। ठीक है बच्चों, अपन से बोला स्पर्शी जीवा का समीकरण याद करो, तो स्पर्शी जीवा का समीकरण क्या है, t बराबर 0, तो आप इसको किसके बराबर दोगे 0 के बराबर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इसकी समीकरण इस वक्र की आकृति सब भूल जाओ, अभी अपन को पता नहीं क्या आकृति है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि गुरुजी जब बिंदु P वक्र के बाहर स्थित है तो उस बिंदु के सापेक्ष वक्र के रेस्पेक्ट में जो स्पर्शी जीवा है उसका समीकरण तो आपने बोल दिया t बराबर 0, तो वो स्पर्शी युग्म का समीकरण क्या होगा। यानी बच्चों देखो मैंने P ये T1 ये T1 T2 का समीकरण तो सीधा ये है t बराबर 0, लेकिन PT1 एंड PT2 दोनों को मिला के तो क्या बोलते हैं अपन स्पर्शी युग्म, क्या बोलते हैं स्पर्शी युग्म। स्पर्शी युग्म में भी सांख्यिक परिच्छेद का एक भाग होता है, कब, जब डेल्टा का मान 0 होता है। मैंने आपको बताया ये चीजें, बताओ अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है बच्चों, तो अब अपन से पूछा जाए कि वक्र पर बिंदु के सापेक्ष खींची गई स्पर्शी युग्म का समीकरण क्या होगा, तो फिर वो कैसे निकालेंगे, तो वो होगा, तो देखो तीसरे पॉइंट में दो चीज बात कर ली, पहली स्पर्शी जीवा t बराबर 0 और दूसरी चीज स्पर्शी युग्म। और बताओ बच्चों स्पर्शी युग्म का समीकरण क्या होगा, x1 बराबर t², ये इसका समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, x1 बराबर t², x ये रहा, ठीक है ये रहा x1 का है ये रहा 13, t का है ये रहा t ये वाला मानना है, बराबर 0 रख के वो t नहीं मानना, t ये वाला मानना है ना, बराबर 0 रखेंगे तो स्पर्शी जीवा का समीकरण जाएगा, ये वाला t आपको रखना है उसका। तो बनने वाला जो समीकरण होगा वो द्वितीय कोटि का समीकरण होगा और ये सांख्यिक परिच्छेद कहलाएगा बच्चों, और इसके डेल्टा का मान क्या होगा 0, आप ट्राई कर लेना, आप चेक कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो तीसरे पॉइंट में पढ़ने क्या पढ़ा, जब बिंदु वक्र के बाहर स्थित हो, जब बिंदु वक्र के बाहर स्थित होगा तो उससे दो चीजें बनेंगी, जैसे मान लो कोई भी वक्र है, ऐसा कोई वक्र है, ठीक है, और बिंदु बाहर स्थित है ना, तो इस बिंदु से इस वक्र पे दो टेंजेंट खींचेंगे, एक टेंजेंट तो ये और एक टेंजेंट ये है ना, और जहां जहां टेंजेंट खींचेंगे तो T1 और T2 मान लो, ये बिंदु P मान लो, तो PT1 PT2 तो क्या बनेंगे आपके पास दो रेखा युग्म, मतलब रेखा युग्म, तो PT1 एंड PT2 का समीकरण कैसे निकालोगे, समीकरण वो निकालोगे आप x1 बराबर t², ठीक है, और आपको निकालना है क्या, ये T1 T2 ये क्या होता है, ये होता है स्पर्शी जीवा, इसके ऊपर क्या बोलेंगे स्पर्शी जीवा, इसका समीकरण कैसे निकालेंगे t बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें आज अपन ने ये तीसरा पॉइंट कवर किया है, ठीक है, समझ में आया। अब अपन बात करेंगे चौथे पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे बच्चों अपन, तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, तो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों अपन कि बिंदु
x1, y1 वक्र x बराबर 0 के अंदर स्थित हो, के अंदर स्थित हो। बच्चों जब अंदर स्थित होगी तो अब क्या बनेगी, अब तो केवल जीवा ही खींचेंगी, ठीक है। जैसे अपन वृत्त के केस की बात करें तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु P यहाँ पे स्थित है, पोजीशन कैसे चेक करेंगे अपन, x का मान इस पॉइंट के लिए क्या आएगा, लेस देन 0, बिंदु P अंदर स्थित होगा। अब इस बिंदु P से बच्चों क्या करेंगे, जीवा खींचेंगे, तो जीवा खींचेंगे अपने पास, ये कई सारी जीवा खींची होंगी, ठीक है, ये जीवा होंगी, ठीक है। इसको बच्चों अपन स्पर्शी जीवा नहीं बोलेंगे, इनको तो जीवा ही बोलेंगे। अब ये जो इस जीवा खींची, इसमें आपसे बोला कौन सी जीवा वो वाली जीवा का समीकरण पूछा कि जो क्या हो, बाइसेक्ट हो, यानी क्या हो वो इस पॉइंट से क्या कर दियो, बाइसेक्ट कर दियो। तो बिंदु P x1 y1 से वक्र के अंदर स्थित हो और तो बाइसेक्ट करने वाली जीवा का समीकरण वो आपसे पूछा। मतलब देखो जब बिंदु P वक्र के अंदर स्थित होगा तो उससे कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अपन से वो वाली जीवा पूछा है जो क्या करा, बाइसेक्ट करता हो बिंदु P को, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने वाली जीवा का समीकरण हो जाएगा बच्चों t बराबर x1, क्या जाएगा बच्चों, t बराबर x1। तो t बराबर x1 क्या होता है बच्चों, t तो अपन को मालूम है, t क्या होता है, t होता है रेखीय व्यंजक, दी गई बिंदु के सापेक्ष वक्र का रेखीय व्यंजक, और x1 क्या होता है, मान बिंदु का। तो वो अपन रखेंगे, सीधा आंसर